गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 24 फरवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज़ की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। वैसे तो मोस्टली जो टॉपिक आपको नजर आएंगे ना, वो रिपीटेड टॉपिक हैं जो पहले भी हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन कुछ नए टॉपिक भी आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईडी, जिसे हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कहते हैं। और फिर बात करेंगे PMLA के बारे में, विच मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है ना, ये हमारे GS पेपर 3 का भी बहुत इंटीग्रल पार्ट है, जहाँ पे हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी कानून के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसको GS पेपर 2 में पॉलिटी वाले सेक्शन में कवर किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन ये दोबारा से न्यूज़ में है। तो जो स्टूडेंट अभी प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं उनके लिए तो ये थोड़ा सा नया न्यूज़ होने वाला है। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर हैं और उनके ऊपर रेड की गई है ईडी की, जिसकी वजह से दोबारा से ये न्यूज़ में है। थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे ट्राइब्स इन द मणिपुर। देखिए मणिपुर के अंदर जो है, अभी थोड़ा इसका स्पेलिंग आप देख लेना। मणिपुर में अभी चल रहे हैं इलेक्शन, और उन इलेक्शंस के दौरान जो है एक ट्राइब है वहाँ पे, बहुत प्रोमिनेंट ट्राइब है जिसका नाम है कुकी ट्राइब, KUKI, कुकी ट्राइब। इस ट्राइब को लेके हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ बयान दिया है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा न्यूज़ में है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि मणिपुर के अंदर कौन कौन सी प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं और ये पूरे का पूरा मामला क्या है। फिर आज हम लोग बात करेंगे मिलान एक्सरसाइज के बारे में। पहले भी बात कर चुका हूँ। देखिए इंडिया के द्वारा होस्ट की जाने वाली, आप समझिए इंडिया होस्ट है, मतलब हम लोग मेहमान नवाजी करने वाले हैं। तो इंडियन ओशन में ही हम लोग इस एक्सरसाइज को होस्ट करने वाले हैं, और ये इंडिया के द्वारा होस्ट की जाने वाली अभी तक की जितनी भी एक्सरसाइज है ना, उनमें से सबसे बिगेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि 40 से ज़्यादा कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मिलान एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। फिर एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आ जाने वाला है इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बारे में। बेसिकली एक RBI के जो वाइस गवर्नर हैं उनका इंटरव्यू है, तो इस इंटरव्यू में कुछ उन्होंने बात कही है थोड़ी सी, वो हम लोग देखेंगे। कोई खास नहीं है, रिपीटेड है और छोटा सा है। फिर देखेंगे ड्राफ्ट इंडिया डेटा के बारे में। ये एक ड्राफ्ट पेश किया गया है सरकार के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सप्लेनर सेक्शन में पहली बार तो इसको इंक्लूड किया गया है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे जो डेटा हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट टू प्राइवेसी हमारे पास है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, उन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। देखिए अभी तक ये सिर्फ ड्राफ्ट है, और ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब सिर्फ एक प्रपोजल होता है। तो अभी तो इसको सिर्फ बनाया गया है, तो पार्लियामेंट के अंदर ये जब आएगा, पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा, वोटिंग होगा, कानून बनेगा, तब इसकी हम लोग ज़्यादा अच्छे से क्रिटिकली एनालिसिस इसकी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि भैया ये जो ड्राफ्ट पेश किया सरकार ने, इसके अंदर प्रोविजंस क्या गया है ना, क्या क्या सरकार इसके बारे में सोच रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अगला जो आर्टिकल हमारे आने वाला है वो है आज का बेसिक एडिटोरियल सेक्शन, जिसमें हम लोग बजट के बारे में बात करेंगे, पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा हम लोग बजट के बारे में बात कर चुके हैं पहले भी, तो कुछ नया नहीं होगा, आपका ऐसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम लोग ना कुछ एक नया डायमेंशन यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आपने कभी पहले बात नहीं किया होगा। देखिए हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं। बजट में कितना इसको अलोकेशन इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, एनालिसिस वो भी कर चुके हैं। लेकिन हेल्थ और एजुकेशन को अचीव करने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। वो कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सस्पेंस आपके लिए रख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी नया है, मुझे खुद इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया। तो इसको तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मेंस में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड करके देगा। फिर कुछ एडिशनल आर्टिकल्स भी हमारे पास हैं, जिसको हम लोग देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल वो हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सेशन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। जो हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, तो जो स्टूडेंट उसको ज्वाइन करना चाहते हैं डेफिनेटली वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल आपको बताऊंगा मैं हमारे कोर्स के बारे में। देखिए आज के दिन क्या हुआ था, कुछ खास हुआ था आज के दिन। ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है, किसकी पिक्चर है? मुकैयार थेवार जी की ये पिक्चर है। और ये पिक्चर क्या कहती है? देखिए हमारा जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी। किसने बनाई थी? ये बनाई थी लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखिए
1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, कांग्रेस को क्विट कर दिया था, उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। और उस ब्लॉक के चेयरमैन बने थे कौन? मिस्टर मुकैया थेवार जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना आपने। और बहुत ही बड़े एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, इस सेंस में आप ये भी कह सकते हो। और काफ़ी बड़े पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, 4 बार लगभग लगातार एमएलए रहे हैं। और कल्लार कास्ट एसोसिएशन इन्होंने बनाया था, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। कल्लार कास्ट एसोसिएशन, और जो थेवार कम्युनिटी है तमिलनाडु के अंदर, उसको लेके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। बेसिकली जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक था, इनका ये एक ऑब्जेक्टिव तो खैर पूर्ण स्वराज्य और वो सब तो ऑब्जेक्टिव था ही। उसके अलावा इनका एक और जो बहुत बड़ा जो एम था, विज़न था, वो था क्लास लेस्ड सोसाइटी। मतलब भैया क्लास में पूरे मतलब सोसाइटी के अंदर कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा, पूरी सोसाइटी जो है वो क्लासलेस सोसाइटी होगी। बेसिकली ये थोड़ा सा जो है सोशलिस्ट और आप ये कह सकते हैं कम्युनिस्ट जो है वो एक आइडियोलॉजी है ना, जिसमें वो क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं। तो थोड़ा सा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है यहाँ पे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी थे वो सोशलिस्ट ग्रुप से ही बिलोंग करते थे कांग्रेस में। तो उनका ये मानना था कि कांग्रेस के अंदर जितनी भी छोटी बड़ी जो पार्टीज़ हैं, लीडर हैं, जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं और एंटी कम्युनलिज्म है को सपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये कुछ कुछ था उनका। बाकी जो ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में पढ़ सकते हो। हालांकि बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर वो वहाँ से उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया, फिर वहाँ से वो निकले और फिर वो जर्मनी गए, सिंगापुर एंड ऑल दैट। वो सारी कहानी आपको उनके बारे में पता ही है, बस थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताना था, मुकैया थेवार जी के बारे में। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों पहले आर्टिकल के ऊपर। कुछ खास तो यहाँ पे है नहीं, वही हिजाब वाली जो रो चल रही है उसी के बारे में। कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल किया गया था और कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी इंटरिम ऑर्डर दिया है। देखिए इंटरिम ऑर्डर का मतलब फाइनल ऑर्डर नहीं होता है, इंटरिम का मतलब होता है कि फाइनल ऑर्डर आने से पहले उन्होंने क्या बोला है। तो हाई कोर्ट के जजेस ने बोला है कि भैया जिन कॉलेजेस के अंदर या स्कूल्स के अंदर, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जहां पे यूनिफॉर्म है, मतलब जहां पे यूनिफॉर्म फिक्स की गई है, तो वहां पे सभी को यूनिफॉर्म में ही आना पड़ेगा। आप किसी भी तरह का रिलीजियस सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। आप तिलक मत लगाइए, शॉर्ट्स मत पहनिए, है ना, हिजाब मत पहनिए, उस तरह की बातें इन्होंने बोली हैं। लेकिन जहाँ पे अलाउड है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप पहनिए, सब कुछ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे यूनिफॉर्म है वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल ये इंटरिम ऑर्डर में कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला है। फाइनल जब ये वर्डिक्ट आएगा तब इसके बारे में देखना रहेगा। और डेफिनेटली एंड 100% ये केस सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा ही। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डायमेंशन सुनाता है, क्या डिसीजन लेता है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा फ्यूचर में देखने को लेके। तो ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो अगर आपका मन है तो, अदरवाइज तो कोई खास इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि पहले हम इसके बारे में अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल दैट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। देखिए कई सारे टॉपिक हैं यहाँ पे, मैंने सबको यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। 3 टॉपिक्स को बेसिकली मैंने यहाँ पे कंबाइन किया है आर्टिकल्स को। क्या कहता है, तो देखिए ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं ये महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं अभी सरकार में वहाँ पे करंट, जिनका नाम है नवाब मलिक। ठीक है, पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहे थे। जब शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट कर लिया गया था तो उस समय जो समीर नाम थे ऑफिसर का, उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला गया था, तब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो अभी इनके ऊपर पड़ गई है ईडी की रेड, है ना, और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हैं। इनको कर लिया गया है अरेस्ट, कोर्ट के सामने इनको पेश किया गया है और इनको भी रिमांड पे भेज दिया गया है। ये तो हो गई कुछ कुछ कहानियाँ। अब अपोजिशन तो डेफिनेटली कहेगा ही, क्योंकि ये भैया एंटी बीजेपी हैं, तो इसलिए वो सब चीज़ें, तो पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं घुसेंगे। बात करते हैं यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और ईडी के बारे में, है ना। एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी का मतलब होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। और पीएमएलए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, जब आप कपड़े धोते हो, आपके कपड़े मैले हो जाते हैं तो अपने कपड़े धोते हो ना, आप उसको वॉशिंग मशीन में डालते हो, फिर वो लॉन्ड्रिंग होके बाहर आ जाते हैं। मतलब आपके जो काले कपड़े थे, है ना, जो दाग वगैरह उनके ऊपर लगे थे, वो क्या हो जाते हैं, वो वाइट हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, मतलब वो साफ हो जाते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी मतलब बेसिकली यही होता है कि जो ब्लैक मनी होती है, जो आप इलीगल एक्टिविटी करके जनरेट करते हो, उसको वाइट करने का तरीका होता है मनी लॉन्ड्रिंग।
ठीक है, उसको आप लॉन्डर करते हो, साफ करते हो, सफाई करते हो, उसको व्हाइट में कन्वर्ट करते हो, इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और इसको टैकल करने के लिए हमारे यहाँ पे कानून बना हुआ है PMLA। ठीक है, क्या बना हुआ है? PMLA का। और ये काफी बड़ा मुद्दा है आज के समय में पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने क्या कहा है, देखिए बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो फ्यूजिटिव्स हैं, जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और इसी तरह के बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने हमारे बैंकों का करोड़ों रुपया डकार लिया, भाग गए इंडिया को छोड़ के। और अभी एक्चुअली सरकार उनसे पैसा रिकवरी कर रही है। सरकार का कहना है कि उन लोगों से अभी तक जो है 18,000 करोड़ रुपए सरकार ने उनसे वसूल लिए हैं, बेसिकली वसूली कर ली है। बाकी लगभग 70,000 करोड़ के लगभग टोटल पैसा बनता है इसी तरह के लोगों का। ये तो सिर्फ 2-3 नाम है, ऐसे बहुत सारे हैं लोग इंडिया में जो छोटे मोटे हाँ करते हैं घोटाले, जिनका नाम सामने आता नहीं है। हाँ, लेकिन 70,000 करोड़ के लगभग वो लोग लेके भागे हुए हैं, जिसमें से 18,000 करोड़ की रिकवरी कर ली गई है इस दौरान, ऐसा सरकार ने कहा है। यूनाइटेड नेशन का इसके बारे में क्या कहना है, मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब के बारे में? यूनाइटेड नेशन का कहना है कि भैया 2.1 ट्रिलियन डॉलर, आप समझिए कितनी बड़ी रकम है ये भैया। इंडिया की टोटल इकोनॉमी ही 2.5 ट्रिलियन डॉलर है, तो इंडिया की इकोनॉमी के लगभग लगभग बराबर वो हमारा जो है आजकल इलीगल एक्टिविटी से जनरेट हो रहा है पूरी दुनिया में, जो कि ग्लोबल जीडीपी का लगभग 4% है, 3.67%। कितना बड़ा इलीगल नेटवर्क होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का समझ लीजिए, ड्रग्स का समझ लीजिए, नारकोटिक्स का समझ लीजिए, टेररिज्म फंडिंग का समझ लीजिए, तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो इसी से चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस से चल रही है भैया, टेररिज्म फंडिंग से चल रही है, नारकोटिक्स से चल रही है, काउंटरफीट करेंसी से चल रही है, इसलिए तो उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और इस बात पे भी बहुत सीरियसली विचार किया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले साल में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी रख दिया जाए। अभी तो ग्रे लिस्ट में है भैया, वो ब्लैक लिस्ट में भी आ सकता है। इस दिन का भी वेट हम लोग कर लें, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा मामला यहाँ पे बनता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि जो ये मेहुल चोकसी जैसे, नीरव मोदी जैसे लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे बैंकों से पैसा लेके छोटे देशों में भाग जाते हैं, स्मॉल नेशंस में भाग जाते हैं। और उन स्मॉल नेशंस में जो है सिटीजनशिप लेना बहुत आसान है। आप वहाँ पे 2-4 करोड़ रुपए दो और आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। अब उसमें समस्या ये हो जाती है कि जब वो एक बार इन कंट्री के सिटीजनशिप हो जाते हैं तो उनको इंडिया में लेके आना, मतलब एक्स्ट्राडाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन कंट्रीज के साथ इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं होती। आप मान लो कोई छोटा सा कंट्री है, मान लो आप जो है इक्वाडोर का एग्जांपल ले लीजिए। इक्वाडोर के साथ इंडिया की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, तो अगर मान लो नीरव मोदी अगर वो भाग गया इक्वाडोर में, वहाँ पे 2-4 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट करके और वहाँ की सिटीजनशिप ले लिया, तो आप ये समझ लीजिए वो इंडिया में आएगा नहीं। समझ रहे हो? तो ये जो है कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए PMLA वगैरह के बारे में, तो थोड़ा आपको बता देता हूँ। स्लाइड वैसे आपके सामने मैंने दे ही रखी है। 2002 में PMLA जो लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इट वॉज इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 2002। बाद में 2019 में इसमें थोड़े से और ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए, जिसको और ज़्यादा हम लोगों ने इसको एम्पावर कर दिया। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और PMLA के तहत वो कौन सी एजेंसी है जो इन केसेस को डील करती है, वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक सेंट्रल एजेंसीज है जो कि PMLA के तहत जितने भी क्राइम होते हैं उनको टैकल करती है। ठीक है, उनको टैकल करते हैं, बस ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और ये जो PMLA है ना, वो काफ़ी सख्त एक्ट है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आपको ये चीज़ बता दूं कि इसका जो सेक्शन 45 है PMLA का, वो कहता है कि भैया अगर किसी आदमी को पकड़ लिया गया PMLA के तहत तो उसको बेल मिलना आसान नहीं है, खासकर एंटीसिपेटरी बेल, मतलब अरेस्ट होने से पहले जो बेल होती है। तो जैसे अभी नवाब मलिक को पकड़ा है ना, तो इसको बेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, समझिए इस बात को आप। और ईडी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। ईडी काफ़ी पुरानी एक्चुअली एक एजेंसी है, कोई नई एजेंसी नहीं है। लेकिन जब इसको 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन उस समय इसका नाम ईडी नहीं था, और उस समय ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में काम करती थी ये ऑर्गेनाइजेशन। बाद में हम लोगों ने इसको जो है, इसका नाम 1957 में हम लोगों ने चेंज करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया, और इसकी मिनिस्ट्री भी चेंज कर दी। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर हुआ करता था, अभी ये किसके अंदर है, अभी ये है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
तो 1960s में इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, और ये जो ईडी होता है ये दो कानूनों को बेसिकली हैंडल करता है, उनके अंदर जो क्राइम्स होते हैं। पहला होता है फेमा और दूसरा होता है पीएमएलए। ये आपने ध्यान रखना है अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, यहां से डेफिनेटली वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। देखिए मणिपुर के अंदर हो रहे हैं इस समय इलेक्शन, तो वहाँ पे भी रैली वगैरह खूब चल रही हैं। तो होम मिनिस्टर गए थे वहाँ पे और उन्होंने कुछ बात बोली है वहाँ पे। बेसिकली मणिपुर एक वैसे तो ये जो इंसर्जेंसी वाली प्रॉब्लम है, जो सेपरेटिज्म वाली प्रॉब्लम है, वो हमारे कई सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, मोस्टली सभी में है, लेकिन मणिपुर में भी ये काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम है। एक्चुअली वहाँ पे एक ट्राइब है, बहुत मेजर ट्राइब है, जिसका नाम है कुकी ट्राइब, और वहाँ पे उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, ये सरकार की जो एजेंसीज होती हैं उनके अगेंस्ट में लड़ती हैं, और ये सेपरेट कंट्री की डिमांड करती हैं। हालांकि ऑफ कोर्स हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ इनके लगातार प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो ये कुकी जो ट्राइब है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अपने भाषण के दौरान अमित शाह जी ने जो है एक बोडो मिलिटेंसी का भी यहाँ पे जिक्र किया। तो जो बोडो ट्राइब है ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आसाम के अंदर। देखिए बोडो जो मूवमेंट है, एक्चुअली वहाँ पे एक जगह पड़ती है बोडो लैंड। ठीक है, जहाँ पे ये वहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन है। इलीगल इमिग्रेशन की वजह से अभी जो है वहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आ गए हैं, जिसकी वजह से बोडो जो लोग हैं दे वर वेरी एंग्री विद देम, और उन्होंने वायलेंस भी किया था कुछ साल पहले, करते भी रहते हैं। तो मोदी जी अमित शाह जी ने कहा कि भैया देखिए, जैसे बोडो लोगों के साथ हम लोगों ने अग्रीमेंट करके आसाम में शांति कायम की है, उसी तरह से कुकी ट्राइब के साथ भी हम लोग ऐसा ही करेंगे, उनके साथ अग्रीमेंट करेंगे, और वो लोग भी हथियार छोड़ के डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसीलिए जो थोड़ा सा कुकी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको ओवरऑल मणिपुर के बारे में बता दूं मैं कि मणिपुर में 4 मेजर ट्राइब हैं। देखिए ये 4 मेजर ट्राइब हैं, क्या क्या नाम है, मैतीज और पंगल्स। ठीक है, मैती देखिए हिली एरिया है ना मणिपुर, तो जो उसके लोअर एरियाज हैं, मतलब जो ग्राउंड पे है, प्लेन एरिया है, वहां पे रहते हैं मैतीज और पंगल्स। लेकिन जो हिली एरिया है वहां पे रहते हैं नागा ट्राइब्स और कुकी ट्राइब। ये 4 बेसिकली इंपॉर्टेंट ट्राइब होती हैं मणिपुर के अंदर। नागा ट्राइब तो नागालैंड के अंदर ऑफ कोर्स बहुत डोमिनेट करती है, और लेकिन नागा जो पीपल हैं वो अलग अलग स्टेट्स में भी रहते हैं। कुकी ट्राइब बेसिकली ज़्यादातर वो मणिपुर के अंदर ही रहती है। तो इन 4 मेजर ट्राइब के अलावा छोटी छोटी और भी 29 ट्राइब्स हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे अंगामी है, ये भी बीच में कभी काफ़ी समय न्यूज़ में रही थी, हमार, कबुई, ठीक है, वेफा, मोयोन, पैते, पुरुम। तो देखिए इनका नाम आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही फ्लो में इमोशनल होके डाल दिया था यहाँ पे, ये नंबर, ये जरूरत नहीं है। हाँ, ये 4 ट्राइब आप डेफिनेटली याद कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। वो पूछेगा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इन मणिपुर लाइज इन द लोअर वैली रीजन्स। तो लोअर वैली में रहते हैं मैती और पंगल्स, और अपर हिलीज में रहते हैं नागाज और कुकीज। ठीक है, ये बस छोटी सी न्यूज़ थी, कुछ खास इसमें था नहीं। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों वो है हमारा मिलान एक्सरसाइज के बारे में। वाइजैग में होगा ये। वाइजैग का मतलब होता है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम क्या है पूरा मामला देखिए। ये जो मिलान एक्सरसाइज है, मिलन कह लो या मिलान कह लो, जो भी बोलना है, ये अभी तक की इंडिया के द्वारा होस्ट की जाने वाली सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है। ध्यान रखना, यहाँ पे मिलिट्री नहीं है भैया, और ना ही यहाँ पे एयरफोर्स है, ये इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट किया जाएगा, है ना, कंफ्यूजन मत करना। वो ऐसे पूछेगा विच ऑफ द मिलान एक्सरसाइज वाज होस्टेड बाय इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इट। तो वो बोलेगा आपको कि इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स होस्टेड दिस। आपने बोलना है नहीं भैया, इंडियन नेवी होस्टेड दिस, नॉट द आर्मी, नॉट द एयरफोर्स। याद रहेगा आपको। चलिए, तो ये पूरा है क्या, कहाँ पे होगा, विशाखापट्टनम में होगा, कोची में नहीं होगा, मालाबार कोस्ट पे नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जितनी मोस्टली जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, बेसिकली वो मालाबार एक्सरसाइज मालाबार कोस्ट पे करते हैं। लेकिन ये मालाबार कोस्ट पे नहीं है, ये है विशाखापट्टनम में, मतलब ये होगा बे ऑफ बंगाल में। बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी, लगभग 42 के आसपास यहाँ पे कंट्री पार्टिसिपेट करने वाली है। चारों क्वाड कंट्री जो है हमारी,
वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। उसके अलावा फ्रांस, म्यांमार, साउथ कोरिया ये भी आएंगे, वियतनाम भी आएगा। लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा रशिया, ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया ये भी आएंगे। अब देखिए पार्ट वहाँ पे मीटिंग में आना, एक्सरसाइज में आना वो अलग बात है, लेकिन एक्सरसाइज में अपने शिप्स के साथ आना वो एक अलग बात है। तो ऐसा नहीं है कि 42 कंट्रीज आएंगे सभी यहाँ पे अपने शिप्स को भेजेंगी, वो तो यार बहुत बड़ा हो जाएगा ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 कंट्रीज से यहाँ पे शिप्स आएंगे। बाकी की जो बची हुई कंट्री हैं वो शिप्स नहीं लेके आएंगे, वो अपने ऑफिसर्स को भेजेंगे ऑब्जर्व करने के लिए। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे इजराइल भी आएगा, सऊदी अरेबिया भी आएगा, ईरान भी आएगा, रशिया भी आएगा, ये आएंगे जरूर, लेकिन इनके शिप्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ ऑफिसर्स आएंगे। थोड़ा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और यूएसए इस एक्सरसाइज को पहली बार ज्वाइन कर रहा है, और इस बार ये काफी इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यूएस अभी यूक्रेन वाला इशू चल रहा है बहुत ज्यादा, तो रशिया और यूएसए लगभग आमने सामने होंगे, क्योंकि उनके ऑफिसर्स जो है वो वहां पे आएंगे। थीम क्या है 2022 के एक्सरसाइज का? इसका थीम है कोमराडरी, कोहेजन और कोलैबोरेशन। ये आपने याद रख लेना है, प्रीलिम्स में आपसे डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। कब कब होगा? 25 फरवरी से स्टार्ट होगा, मतलब कल से स्टार्ट होगा, 28 फरवरी तक चलेगा। तो ये 3-4 दिन चलेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? पोर्ट के ऊपर चलेगा, हार्बर फेज भी इसको बोलते हैं। लेकिन 1 मार्च से लेकर 4 मार्च के बीच में चलेगा सी फेज, तो मतलब एक्चुअली में पानी में उतरेंगे। तो यहाँ पे कुछ सेरेमनीज वगैरह होंगी, कुछ मीटिंग होगी, पेपर वर्क होगा, वो सब चीज़ें होती हैं। इसे हार्बर फेज कहते हैं। कब से स्टार्ट हुआ था? 1995 में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, तब इसमें 4 कंट्री हुआ करती थी, और आप देख लीजिए कितना बढ़ गया ये, 40 से प्लस कंट्रीज यहाँ पे हैं। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों वो है इन्फ्लेशन के बारे में। कुछ खास आर्टिकल नहीं है, इन्फ्लेशन क्या होता है बताने की आपको जरूरत नहीं है। 2 तरह से हम लोग इसको काउंट करते हैं। WPI होता है हमारे पास, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक हमारे पास CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कल भी काफ़ी कुछ बताया था आपको इसके बारे में ना, तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, घुसेंगे। बात यह है कि RBI के डिप्टी गवर्नर हैं जिनका नाम है माइकल पात्रा। तो माइकल पात्रा जी के इंटरव्यू का बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ये पूरा उनका इंटरव्यू ही है बेसिकली जो यहाँ पे है। तो बात यह है कि RBI को थोड़ा आजकल क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि RBI का, देखिए RBI का काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लेकिन RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में थोड़ी सी अनसक्सेसफुल हो रही है, जिसकी वजह से RBI को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो पात्रा जी से यही पूछा गया कि भैया आप ये बताइए कि RBI जो है वो इन्फ्लेशन को पहली बात तो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है, और कर भी पा रही है तो आप बताइए कौन कौन से स्टेप ले रहे हो, और वो स्टेप की थोड़ी सी एनालिसिस कर दीजिए, और फ्यूचर में क्या क्या होगा वो भी बता दीजिए। तो कुछ सवाल उनसे पूछे गए, उसके बारे में इन्होंने कहा। पहली बात इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो अभी कितनी चल रही है? 9.2%। दिखने में आपको ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि बेस इफेक्ट की वजह से इतनी हाई लग रही है, लेकिन साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे प्री पेंडेमिक लेवल से सिर्फ और सिर्फ 1% ज़्यादा है। आप समझ रहे हो? तो 2020 में मार्च में लगा था लॉकडाउन, तो पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी, तो उससे पहले जितना हमारा GDP था, तो लगभग आप समझ लीजिए 2 साल हो गए हैं, तो अभी हमारा GDP उससे सिर्फ और सिर्फ 1% ज़्यादा है। अब समझिए इसकी बात की गहराई को समझो, मतलब पिछले 2 साल में हमारी GDP ने सिर्फ 1% का ग्रोथ किया है। तो 9.2 पे मत जाइए, ये तो नॉमिनल GDP होती है, इसमें बेस इफेक्ट काउंट नहीं होता है। आप बेस इफेक्ट को अगर काउंट करोगे ना यहाँ पे, पिछले अगर 2020 से कंपेयर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1% ज़्यादा है, जो कि काफ़ी कम है ऑफ कोर्स। और इन्होंने साथ के साथ ये भी कहा कि लगभग 10 से 15% हमारा टोटल जो आउटपुट था पिछले 2 साल में वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 2 साल में हम लोगों ने कुछ प्रोड्यूस किया ही नहीं लगभग, है ना। और बहुत सारी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है ना, तो उसको वेयर हाउस में रख देती हैं, स्टोर करके रखती हैं, हाँ बाद में पब्लिक उनको खरीदती है ना, तो इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ भी नया प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो प्रोड्यूस कर चुके हैं बेचारे, उनका वही नहीं बिक रहा है, नया तो क्या ही बिकेगा, ऐसा इनका कहना है। उसके अलावा इन्होंने और भी कई सारी बातें बोली। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे अमेरिका का है, UK का है, वो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से क्या होता है, मार्केट में जो है मनी की डिमांड कम हो जाती है। मनी की डिमांड कम होती है, मनी की सप्लाई कम होती है, जो कि अल्टीमेटली ग्रोथ को इंपैक्ट करता है। तो इनका यह कहना है कि दुनिया भर में ये जो सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, मनी सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए ताकि डिमांड बढ़े, ताकि GDP की भी ग्रोथ हो, ऐसा उन्होंने कहा है।
उन्होंने ये भी कहा है कि अगले कुछ समय में डेफिनेटली इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ कुछ इन्होंने इसी तरह की बातें बोली हैं। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ लिखा नहीं उन्होंने, फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि इकोनॉमी का टॉपिक है। आपको पता ही है कि इकोनॉमी के टॉपिक में हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते ही हैं। तो ये जो ड्राफ्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग द ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड द यूज पॉलिसी। ड्राफ्ट का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जब आप किसी को लेटर लिखते हो तो उस लेटर से पहले वो फाइनल लेटर नहीं होता है। उस लेटर से पहले आप एक जो है रफ कॉपी पे जो है लेटर लिखते हो, जिसे ड्राफ्ट कहते हैं। उसके बाद ड्राफ्ट में आप प्लस माइनस करते हो और फिर आप एक फाइनल प्रोडक्ट लिखते हो। तो ड्राफ्ट का मतलब जस्ट प्रपोजल है, इनिशियल पेपर है। अभी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लस माइनस होगा डेफिनेटली, जैसे ही सजेशंस आती हैं, प्रपोजल्स आते हैं तो वो चेंज होगा। लेकिन ये ड्राफ्ट किसके बारे में है, क्या पूरा मामला है, वो थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। बाद में जब इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा एज अ बिल, तब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग एनालिसिस डेफिनेटली करेंगे। देखिए कौन इसको पेश कर रहा है वो भी सब आपको पता होना चाहिए। कौन इसको बना रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम लोग मेती कहते हैं। अभी 21 तारीख को रिलीज़ की है ये पॉलिसी का ड्राफ्ट। वो ड्राफ्ट की पॉलिसी क्या कहती है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2019 में जब इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया गया था उसमें कुछ चीज़ लिखी हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर हैज़ द पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी है ना, टू रीप मैसिव डिविडेंड। रीप का मतलब होता है कि वो मतलब उसको ले सकता है ना, जनरेट कर सकता है बेसिकली। रीप मैसिव डिविडेंड, मैसिव डिविडेंड का मतलब है भयानक रूप से पैसा, प्रॉफिट है ना, फ्रॉम दिस डेटा। कौन से डेटा की बात कर रहा है, जो हम लोग डेटा जनरेट करते हैं। आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, आप आधार कार्ड बनवाते हो, बैंक आईडी बनवाते हो। तो भैया इतनी जनता है देश में और ये डेटा तो जनरेट करती ही है। और आज के समय में डेटा जो है ना वो ऑयल से ज़्यादा कीमती है। सारी दुनिया डेटा के पीछे है भैया। जिसके पास डेटा है आज के समय में उसके पास पैसा है, सीधी सी बात है। ओवरऑल दुनिया में डेटा की कीमत ऑयल से ज़्यादा ऑलरेडी 2 साल पहले ही क्रॉस कर चुकी है। तो ये डेटा कितना क्रूशियल होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो 2019 के इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने कहा था कि ये जो डेटा जनरेट होता है, अगर प्राइवेट सेक्टर इसको यूज करे तो बहुत ज़्यादा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाएगा तो उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को भी मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो टैक्स पे करेगा ना, हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ये बात उन्होंने बोली थी। उस बात को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने अभी ये ड्राफ्ट बिल लेके आई है। बेसिकली इनका कहना है कि जो हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स में जो डेटा है, जो पब्लिक डेटा जनरेट करती है, उसके अंदर हम लोग प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने वाले हैं। तो आने वाले समय में आप लोग जब सोशल मीडिया चलाते हो या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, कोई भी तरह का डेटा जनरेट करते हो, अभी वो सरकार के कंट्रोल में रहता है, लेकिन फ्यूचर में उसको प्राइवेट सेक्टर को भी बेचा जा सकता है। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, यही तो सारी समस्या है। बात यह है कि इसको अचीव कैसे किया जाएगा, इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस है वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन इसको अचीव करने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रोसीजर बनाए हैं इस ड्राफ्ट के तहत, वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हमें पता है कि अगले, अभी तो शुरुआत है यार इंडिया में, अभी तो डिजिटल क्रांति की इंडिया में सिर्फ शुरुआत है। अगले 10-15 साल में ये किस लेवल से कहां तक चला जाएगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते भैया। $5 ट्रिलियन की हम लोगों को इकोनॉमी बनानी है। अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो उसमें डिजिटल इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और इसलिए सरकार ये चीज़ें कर रही है। तो क्या क्या प्रोसीजर है जो सरकार यहाँ पे फॉलो करेगी। पहली बात तो सरकार ने ये कहा कि इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी रोल प्ले करेंगी। तो जो डेटा वगैरह स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है वो भी प्राइवेट सेक्टर को जा सकता है। एक नया ऑफिस डेवलप किया जाएगा जिसे कहते हैं इंडिया डेटा ऑफिस। ये किसके अंडर में काम करेगा, मेती के अंडर में काम करेगा। मेती मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या काम करेगा, ये ओवरऑल डेटा की मैनेजमेंट करेगा। कहाँ जनरेट हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है, किसको बेचा जा रहा है, कौन कौन से रूल फॉलो हो रहे हैं, उस तरह की मैनेजमेंट ये करेगा। उसके अलावा इंडिया डेटा काउंसिल भी हम लोग बनाएंगे। तो 2 ऑफिस हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, इंडिया डेटा ऑफिस और इंडिया डेटा काउंसिल। ये क्या करेगा, ये कंसल्ट करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर को जिसको बेचना है, नहीं करना है, फाइनलाइज करना है, कौन से रूल फॉलो करने हैं, उसके तहत ये जो है कंसल्टेशन करेगा, एडवाइस करेगा बेसिकली। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। उसके अलावा
एक नेगेटिव लिस्ट भी जो है जारी की जाएगी। नेगेटिव लिस्ट का मतलब ये होता है कि दोस्तों जो अल्ट्रा सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर नहीं की जाएगी। तो एक नेगेटिव लिस्ट इशू की जाएगी। जैसे मान लो आपकी आधार कार्ड का जो आपका बायोमेट्रिक डेटा है, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है बायोमेट्रिक डेटा, तो डेफिनेटली आपका बायोमेट्रिक डेटा जो है वो नेगेटिव लिस्ट में आएगा। ये आप उनके साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ इसको कंसल्ट नहीं किया जाएगा। जैसे आपका बैंक अकाउंट है तो डेफिनेटली आपकी बैंक अकाउंट भी नहीं डिटेल होंगी तो वो भी नेगेटिव डेटा में आएगा। ऑफ कोर्स आपका जो होम एड्रेस है, ऑफ कोर्स आपका होम एड्रेस भी शेयर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो भी अल्ट्रा सेंसिटिव होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो नेगेटिव लिस्ट में आएंगी, ऐसा सरकार का कहना है। उसके अलावा जो हाई वैल्यू डेटाबेस है जिसकी वजह से सिटीजन को टारगेट किया जा सकता है, वो डेफिनेटली जो है प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन लाइसेंस के तहत। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फ्री में दे देंगे, नहीं भैया, लाइसेंस है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे मान लो आपका फ़ोन नंबर अगर शेयर करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को फ्री में नहीं मिलेगा। इसकी तरह की कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप समझ गए होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पे प्राइवेसी का है, क्योंकि भैया प्राइवेसी वो जो है वो फंडामेंटल राइट है ना। बहुत लैंडमार्क जजमेंट सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद प्राइवेसी को जो है राइट टू हम लोगों ने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। कौन सा वो केस था यार, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, थोड़ा अगर याद करवा दोगे तो मज़ा आ जाएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कौन सा है वो थोड़ा बताइए। तो इंडिया डज नॉट हैव अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ। अभी तक इंडिया में प्राइवेट आपका जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून है ही नहीं। और क्योंकि कानून ही नहीं है तो किसी डिपार्टमेंट की, किसी ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। तो भैया जो ये नया ड्राफ्ट आया है, पहली बात तो आप इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाइए, वहाँ पे बताइए कि कौन से डिपार्टमेंट, कौन से ऑफिसर और कौन से महकमा जो है वो डिपार्टमेंट उसके लिए अकाउंटेबल होगा, फिर आप लेके आइए। अदरवाइज तो प्राइवेसी वायलेंस तो होगा ही, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात जो है यहाँ पे ये है कि अगर इतना लार्ज स्केल पे जो डेटा है सिटीजन का, अगर उस प्राइवेट सेक्टर को जाता है तो इसमें जो है मास सर्विलियंस होने का भी चांस बनता है। शायद सरकार अभी भी करती होगी, जैसे प्रिज्म जो था, प्रिज्म एक प्रोजेक्ट था यूएसए के अंदर, जिसको बाद में एडवर्ड स्नोडन ने जो है उसको रिवील किया था, जिसके तहत यूएसए जो है अपने पॉपुलेशन, अपनी लोगों के ऊपर जो है वो सर्विलेंस करती थी, उनकी मोबाइल वगैरह कॉल सुनना, उनके मैसेज वगैरह पढ़ना, वो सब सरकार करती थी। तो हो सकता है अगर इंडिया में इस तरह का जो बिल पास हो जाए अगर कल को पार्लियामेंट में, तो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेके मास सर्विलियंस भी किया जा सकता है, पॉपुलेशन को टारगेट किया जा सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पे, है ना, बहुत बड़ा खतरा है। बाकी इस ड्राफ्ट में कहीं पे भी नहीं कहा गया कि इस डेटा को शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। तो पहली बात अकाउंटेबिलिटी, देखिए डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो भैया काहे की डेमोक्रेसी। तो ये भी बहुत बड़ी इशू है यहाँ पे। तो सरकार को चाहिए कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करे और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे, है ना। और ये पहली बड़ी बात यह है कि जब इतना बड़ा कानून होता है तो वहाँ पे पार्लियामेंट की स्क्रूटनी होनी चाहिए। तो इस ड्राफ्ट के अंदर कई सारे प्रोविजन ऐसे हैं जहाँ पे पार्लियामेंट को बाईपास किया गया है और सीधा सीधा जो है एग्जीक्यूटिव की बात कही गई है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, पार्लियामेंट की स्क्रूटनी होनी जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। और क्लियर कट रोल नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, सिर्फ लिख दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको यूज करेंगी, कैसे यूज करेंगी, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आएगी, वो कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके। अभी तो ये सिर्फ ड्राफ्ट है, कल को जब इसको पार्लियामेंट में पास किया जाएगा, इसको प्रपोज किया जाएगा, तब इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए, एक छोटा सा एडिटोरियल है आज का, लेकिन नया है, क्योंकि कुछ नया डायमेंशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जो अभी तक हम लोगों ने पहले किया नहीं है। द बजट लैक्स पावर। देखिए पावर को इन्होंने क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमास में डाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर का मतलब कुछ और है। टू ट्रांसफॉर्म सर्विस। देखिए एक तो पावर का मतलब होता है कि आपकी शक्ति कितनी है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है ना। एक पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो पावर होती है ना। यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रखने का मतलब यही है कि यहाँ पे हम लोग पावर को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर रहे हैं रादर देन दूसरी पावर जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना। आप कल को आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, आपके पास पावर होगी, वो पावर नहीं है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यूनियन बजट 2020 टू 2023, इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हेल्थ सेक्टर पे कितना खर्चा हुआ, एजुकेशन सेक्टर पे कितना खर्चा हुआ, वो सब सारी चीज़ें हैं। तो इनका कहना है कि भैया यूनियन बजट में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है वो दिया गया है क्लीन एनर्जी को, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी पे प्रायोरिटाइज करना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया ने ग्लासगो के अंदर प्रॉमिस किया है, क्या प्रॉमिस किया है
कि हम लोग 2070 तक नेट जीरो अचीव कर लेंगे। भैया नेट जीरो तो तब अचीव करोगे ना जब आप क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, है ना, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस करोगे, कोल का कम से कम यूज करोगे, तभी होगा ना। तो इसीलिए ये तो बहुत अप्रिशिएटिव है बजट में कि सरकार ने क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल है या पेरिस अग्रीमेंट है या फिर जो ग्लासगो अभी हुआ था लास्ट ईयर, इनके फुलफिल अगर करना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत क्रूशियल जो रोल होता है वो हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत क्रूशियल रोल हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर खास चीज बताई है वो क्या है, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, हमारे बजट एलोकेशन के तहत हमारे टोटल बजट का सिर्फ और सिर्फ 2% ही हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को अलॉट किया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा कम है। चलिए ये भी मान लिया, कोई बात नहीं, 2% है, कोई बात नहीं। लेकिन भैया हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में आपको अगर अपने टारगेट अचीव करने हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप नहीं कर सकते। अगर बिजली ही नहीं होगी हॉस्पिटल में, बिजली नहीं होगी स्कूल में, कॉलेज में, तो क्या आप इन टारगेट को अचीव कर लोगे? यूजुअली इस डायमेंशन को कहीं पे भी मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन आज के इस आर्टिकल में इस डायमेंशन को भी मेंशन किया गया है। तो एक बहुत ही इनोवेटिव और एक नया एंगल आपको मिला है अपने एग्जाम में लिखने के लिए। तो अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर होगा, पावर ही नहीं होगी, तो आप हेल्थ और एजुकेशन के टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस एरिया के ऊपर भी फोकस किया जाना बहुत जरूरी है। रिलायबल एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आप यहां से जान सकते हो। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, मैं भूल गया हूं, बताइए मुझे कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? 15 हैं, 16, 17, 18, इन चारों में से बताइए कितने सस्टेनेबल गोल हैं। खैर, इसके अलावा ये भी बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वो हमें कब तक अचीव करना है, कौन से साल तक जो है उसकी लिमिटेशन है, ये भी आप बताइए। तो कहने का मतलब यह है कि जो 74% जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर टारगेट हैं वो कहीं ना कहीं एनर्जी के आसपास ही घूमते हैं। इसका मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आप एक चीज़ और समझिए, इस एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 44% हमारी कंट्री में जो स्कूल हैं वहां पे अभी तक बिजली पहुंची ही नहीं। 25% जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं हमारे देश में वहां पे बिजली है ही नहीं। तो भैया जब इतने बड़े लार्ज स्केल पे बिजली नहीं होगी तो आपको लगता है कि वहां पे आउटकम आएगा? आपको लगता है कि वहां पे ऑपरेशंस हो सकते हैं, वहां पे काम धंधा हो सकता? नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं, अगर आपको हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव करना है, तो बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। ठीक है, और सिर्फ बिजली पहुंचना ही काफी नहीं है कि मैं खंबे आपने लगा दिए वहां पे बिजली पर, नो नो नो, एक स्टेडी सप्लाई भी होनी बहुत जरूरी है। और वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी नहीं होना चाहिए। पता लगे ऑपरेशन थिएटर में किसी को लेके गए और जैसे ही डॉक्टर साहब वो ऑपरेशन करने लगे तो बिजली चली गई, है ना, बिजली की पावर खत्म हो गई, वोल्टेज कम आ गया। अरे ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो बिजली की सप्लाई जो है वो स्टेडी होनी चाहिए और वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत क्रूशियल इफेक्ट है, यहाँ पे इफेक्ट है। सोल्यूशन क्या है? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। मल्टी डायमेंशन का मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ जो है वो एक अलग डिपार्टमें है, एजुकेशन जो है वो अलग डिपार्टमेंट है, राइट। तो इन सभी को आपस में इंटीग्रेट करने की जरूरत है, तभी तो प्रॉपर काम होगा ना। उसके अलावा बेटर बजट एलोकेशन, देखिए अभी तक सिर्फ 2% ही हम लोग दे रहे हैं। एक्चुअली हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में सरकार को कम से कम जो है वो 3.5 से लेके 4% तक खर्च करना चाहिए। ठीक है, तभी काम होगा। द प्रोविजनिंग ऑफ द रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव्स द डिलीवरी ऑफ द हेल्थ एंड द एजुकेशन सर्विस। ये प्रोविजनिंग का मतलब क्या है? प्रोविजनिंग का मतलब ये है कि जो हमारा बिजली महकमा होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाए कि भैया इतना परसेंटेज आपको हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में देना ही देना है। तो ये उनके लिए मैंडेटरी बना दिया जाए, उनको प्रोविजनिंग कर दिया जाए। अभी तो अपनी मर्जी से सबको देते हैं, अब जिसको जितना यूज करना है वो कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अंदर कुछ परसेंटेज फिक्स करना चाहिए कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उतना परसेंट तो भैया यहां पे जाएगा ही जाएगा, ताकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई एंश्योर हो सके, है ना। उसके बिना तो काम नहीं चलेगा ना। तो ये कुछ सॉल्यूशन इन्होंने यहां पे बताए हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, बजटरी एलोकेशन और प्रोविजनिंग ऑफ द रिलायबल। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबल।
है ना। बिजली आना काफ़ी नहीं है, बिजली आएगी, इतने घंटे के लिए आएगी, विदाउट फ्लक्चुएशन आएगी, वो रिलायबल, वो भरोसा भी होना चाहिए बिजली के ऊपर ना। जैसे अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, क्लास करते करते बिजली चले गया मेरा रूम का, अंधेरे में बैठा हुआ हूँ, अभी हमारे पास तो इन्वर्टर है ना, लेकिन वो सरकार को अरेंजमेंट करने की जरूरत है हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में। ये थे दोस्तों आज का आर्टिकल, ये कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आपके पास हैं जिसको आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है। नासा प्लान टू डीकमीशन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, लेकिन इसको जो है डीकमीशन करने की भी बात चल रही है। क्यों है पूरा मामला जो है यहाँ पे है, समय की कमी की वजह से मैं इसको नहीं ले पाया, अदरवाइज मैंने सोचा था कि इसको मैं लूँगा, लेकिन आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन लेक्चर को ख़त्म करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बोलना चाहूँगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट एनालिसिस देखते हैं, 2-3 हज़ार के लगभग एनालिसिस देखते हैं, लेकिन लाइक्स बहुत कमाते हैं यार। इतना एफर्ट हम आपके लिए करते हैं तो एक लाइक बटन दबा दिया करो, पहले लाइक बटन दबाया करो, उसके बाद वीडियो देखा करो, ठीक है, अच्छा लगता है। दूसरी बात, बहुत समय से बच्चे डिमांड कर रहे थे पिछले साल से ही कि सर फाउंडेशन कोर्स लेके आइए। फाइनली हम आपके लिए फाउंडेशन कोर्स लेके आए हैं 2023 के लिए। देखिए 2020 तो आने ही वाला तो कोई मतलब नहीं है, हाँ अगले साल के लिए लेके आए हैं 2023 के लिए। 1000 घंटे से भी ज़्यादा यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी। देखिए लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। लाइव क्लास का मतलब ये है कि जो बच्चे इसको देखेंगे वो डायरेक्टली हम लोगों से डाउट पूछ सकते हैं, क्लास में ही उनके डाउट सोल्व कर दिए जाएंगे एकदम तुरंत के तुरंत। तो लाइव क्लास है, बिल्कुल आपको फील आएगा घर के जैसा, क्लासरूम के जैसा, बेसिकली घर के जैसा तभी भी आ ही रहा है। 32 प्रीलिम्स, 26 मेंस और 4 ऐसे टेस्ट भी होंगे। तो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज चल रही है तो वो तो डेफिनेटली आपकी इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। 26 मेंस टेस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मार्केट में लेने जाओगे तो 25-30 हज़ार का आपको वैसे ही मिलता है। कब से स्टार्ट हो रहा है बैच? 30 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और वैलिड कब तक रहेगा? मेंस 2023 तक ये आपका वैलिड रहेगा। कोर्स के फीचर आप देख सकते हो, डेली क्विज आपका हम यहाँ पे लेने वाले हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, है ना। आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको दिया जाता है, 1-to-1 टीचर के साथ आप बात कर सकते हो। वो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे सी सेट भी इंक्लूड है इसमें, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ जीएस ही है, सी सेट भी है। और बाकी डिटेल जो है आप यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ सकते हो, कब तक वैलिड रहेगा, कब तक लॉन्च होने वाला है, कोर्स के फीचर जो है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए क्या है, स्टूडेंट के लिए पर्सनली क्या है, डेली क्या क्या करेंगे हम लोग, डेली लाइव क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास के जो है नोट्स को रिवाइज करेंगे और क्विज, ठीक है, डेली क्विज आप पढ़ोगे। 15 दिन में क्या करेंगे, फोर्टनाइटली जो है आपका एक प्रीलिम्स का जो है मॉक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और मेंस का जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट होगा। तो डेली आप जो पढ़ोगे वो टेस्ट भी दोगे, 15 दिन में भी दोगे, वीकली भी दोगे, है ना, मंथली भी दोगे। तो हर समय जो है आपकी परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हम लोग अपनी पूरी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जिनको भी ये ज्वाइन करना है कोर्स को, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वेबसाइट पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और उसको ज्वाइन कीजिए। जो थोड़ा सा पहले ज्वाइन कर लेंगे उनको थोड़ा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो जिसको डिस्काउंट अवेल करना है तो लेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी जाइए कोर्स को ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।